हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है लगातार बातचीत करने के लिए, और काबुल से विशेष तौर पर हमारे साथ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार इस्माइल रोशन जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल विशंबर दयाल हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं, जनरल AJB जैनी रक्षा विशेषज्ञ और मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त JK त्रिपाठी, पूर्व राजनयिक, और न्यूज रूम से संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले एक बार फिर मैं चलूंगी इस्माइल रोशन के पास, काबुल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस्माइल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कनेक्टेड हैं आप हमारे साथ? इस्माइल, जब तक इस्माइल हमारे साथ कनेक्ट, अच्छा इस्माइल आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन रहा हूँ आपको। ठीक है इस्माइल, हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि भाई इतना ज्यादा सुरक्षा घेरा तालिबान का, सो कॉल्ड, जो तालिबान कह रहा है, आपने भी बताया कि चप्पे चप्पे पर तालिबानी कैद तैनात है काबुल की सड़कों पर, एयरपोर्ट तक, कि वो सड़क जो है वो पूरी की पूरी पटी पड़ी है तालिबानी लड़ाकों के साथ, हथियार जिन्होंने थामे हुए हैं। फिर भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फिर ये आइसिस खुरासान कैसे सेंध लगा गया और इतने बड़े हमले को अंजाम दे गया? अब मैंने पहले भी बताया कि यहाँ की हालात ऐसे है। एक तो वो एयरपोर्ट के जो गेट्स है, 3 गेटों में बहुत सारे लोग जमे हुए, इतने भीड़ में कोई भी क्या कर सकता है कि अंदर घुस जाए। वहाँ हर किसी की चेकिंग नहीं हो रही, 1000 2000 नहीं है, कई हजार लोग वहां जमा हुई है। और ये आईसिस की जो फाइटर्स है, ये अभी यहाँ एक नई चीज नहीं है जो उभर रही है, ये यहाँ सालों से एक्टिव है। प्रोविंसेस में उन्होंने अटैक किए है, काबुल में भी अटैक किया है, और तालिबान के साथ उसकी बहुत खुनरेज लड़ाई हुई है। तो मैं समझता हूँ यहाँ जितना मैं देख रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, तालिबान के मुकाबले इस्माइल इनकी तादाद तो ज्यादा नहीं है, और तालिबान तो अब अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे, हर नूक एंड कॉर्नर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसमें मौजूद है। तो तालिबान के मुकाबले में तो इनकी तादाद ज्यादा नहीं है। नहीं, ये तो तादाद की बात नहीं है। क्या ये संभव है इस्माइल कि बिना तालिबान की जानकारी के, या कहीं ना कहीं अंदर खाने उनसे उनकी जानकारी के, ये इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दे आइसिस खुरासान? क्या इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है? मैं इसलिए अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आप काबुल से हैं और आप उर्दू में हमसे बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ट्रांसलेट करके ये शब्द बता रही हूँ। हाँ, ये एक गुरिल्ला वार चल रही है कई सालों से अफगानिस्तान में, तो ये बिल्कुल पॉसिबल भी है। और यहाँ के लोग जो है वो ऐसे है कि हम कह सकते हैं कि अभी अफगानिस्तान में कोई गवर्नमेंट नहीं है जो सरबराही कर रहे, कोई एक ऐसी आर्मी नहीं है, कोई सिक्योरिटी की जो इंटेलिजेंस है वो नहीं है, और यहाँ एक पावर की एक खला आ चुकी है। तो इसी वजह से भी मैं समझता हूँ कि ये जो भी हमले कर रहे हैं आईसिस है, ये दूसरी है, इसके लिए कोई दुश्वारी, ये बड़ी बात नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी। और वहाँ एरिया जो है बहुत घर है वहाँ, और लोग आ जा रहे हैं, हर किसी की चेकिंग नहीं हो रही है, प्रोविंस से भी लोग आ रहे हैं, हर घर में असलहा आर्म्स है, तो वो कर सकते हैं। और ये ट्रेन हो चुकी है ये 20 सालों में कि वो आसानी से इस्माइल आप बने रहिए। आपने जो बात कही, मैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल ले चलूंगी JK त्रिपाठी के पास। त्रिपाठी जी, यानी कि अफगानिस्तान में फ्री फॉर ऑल हो गया है? फ्री फॉर ऑल, सब आतंकियों के लिए खुल्लम खुल्ला? दो तीन चीजें मैं पहले से आपको बता दूं। एक तो जैसे आप लोग ये डाउट कर रहे हैं कि ISIS खुरासान की तादाद ज़्यादा नहीं है तो क्यों ऐसे हो रहा है। देखिए, आप देखिए भारत में भी आतंकियों की तादाद कितनी है? ज़्यादा है क्या? ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आतंकी हमले हो जाते हैं, आत्मघाती हमले हो जाते हैं, तो इसका तादाद से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ भी जो है आतंकी हमला जिसने किया था उसका नाम है अब्दुल रहमान अल लोगारी, जो कि ISIS खुरासान की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, अमात न्यूज एजेंसी, उसने ये जारी किया है कि लोगानी ने किया है। वो लोन वुल्फ था। तो ये चीज तादाद की बात नहीं। दूसरी चीज ये कि जब एयरपोर्ट पे अफरा तफरी मची हो, आप ये जब 10,000 से ज्यादा लोग वहाँ हो, तो आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन उसमें से कौन अफगानिस्तानी तालिबानी है, कौन ISIS का है और कौन सा हक्कानी ग्रुप का है।
क्योंकि लेकिन और देखिए, लेकिन सिक्योरिटी अलर्ट अमेरिका ने भी जारी किया था और तालिबान ने भी कहा कि हमने अमेरिका को चेताया था 24 घंटे पहले। सिक्योरिटी काबुल एयरपोर्ट के अंदर थी, एयरपोर्ट के बाहर नहीं है। आप देखें जहां लोग खड़े वहां कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं है, तो कोई भी कर सकता। और दूसरी चीज, ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं होता कि जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान से आ जाते हैं आतंकी, तो हम नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते कि अब कादर था, वो जो था ताजमहल वाला, आप नहीं ये कर पाते कि शक्ल से इंडियन लगता है या पाकिस्तानी लगता है। उसी तरह शक्ल से अफगान कोई भी हो, आप नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते कि ये खुरासानी है या क्या है। बेहद डरावनी और भयावह स्थिति की तरफ इशारा कर रहे हैं त्रिपाठी जी। हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में जनरल विशंबर दयाल फ्री फॉर ऑल हो चुका है, तालिबान ने अभी सरकार का गठन नहीं किया है, कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं है, जैसे कि काबुल से हमारे वरिष्ठ पत्रकार इस्माइल रोशन हमें बता रहे हैं। तो ये तो बेहद डरावनी स्थिति होने जा रही है अगले कुछ दिन में, और 31 अगस्त के बाद क्या होगा? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अफगानिस्तान की जो हालात हैं वो बहुत गंभीर हैं और डिटोरेट होंगे, क्योंकि कंट्रोल करना एक ऐसे कंट्री में, तालिबान का भी पावर लेना एक अलग बात थी, प्रेसिडेंट को भगाना अलग बात थी, लेकिन रियल कंट्रोल करना, अगर आप देखें 92 से 96 तक ऐसे 4 इयर्स इसी तरह हालात रहे थे, तब भी ऐसे ही हालात थे। फिर तालिबान ने 96 से 98 तक भी ऐसे ही हालात थे। हालात अफगानिस्तान की हकीकत है, हालात ऐसे ही रहेंगे अगले कुछ दिन तक, बहुत गंभीर सिचुएशन है। और मैं समझता हूं इसके पीछे पूरी की पूरी जो अमेरिका, जो यूएन है, उसका कंप्लीट फेल्योर है, और जो पावर्स हैं यूएन के, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उनका ये कंप्लीट फेल्योर है। बिकॉज अगर विड्रॉल करनी थी, अगर आपको कंप्लीट विड्रॉ करना था, तो बहुत सिस्टमेटिकली यूएन को इन्वॉल्व करके, पीस कीपिंग फोर्सेस को नॉमिनेट करके, और जब आप ऐसी डील्स करते हैं ना, क्लोज बिहाइंड डोर डील, तो इसमें बैक स्टैबिंग बहुत होती है, और अफगानिस्तान तो नोन है इस चीज के लिए। तो एक पूरी की पूरी सिचुएशन जो है इस टाइम, और मैं बिल्कुल मानता हूं त्रिपाठी जी की बात से, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, और वहां तो लॉयल्टीज है ही नहीं। अगर आज एक तालिबान का आज फाइटर है, अगर आप उसको कल मुजाहिदीन बना के और वो कहे मैं ब्लास्ट करूंगा, तो वहां लॉयल्टीज खरीदने को बड़ी बात नहीं है। इसकी रिमोट कंट्रोल की अगर हम बात करें जनरल जैनी, मेरा मानना है, हाँ, रिमोट कंट्रोल, ये जो रिमोट कंट्रोल है, ये पाकिस्तान से ये रिमोट चलाएगा। इसके पीछे आईएसआई, और इसके पीछे मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जो एजेंसीज हैं, और किसका इंटरेस्ट है। कल त्रिपाठी साहब ने एक अच्छी बात बोली, मोटिव क्या है। आईएसआई खुरासान का तो मोटिव सिर्फ इतना है कि वापस प्रोमिनेंस में आ जाए, इतना है कि भाई तालिबान को बदनाम कर दें, इतना है कि भाई तालिबान को वर्ल्ड स्पोर्ट ना मिले। तालिबान भी ग्लोबल स्पोर्ट की इंतजार करेगा ना, रिकग्निशन की इंतजार करेगा, फाइनेंशियल एड की वो करेगा। तो ये मोटिव कंप्लीटली अमेरिका को अंडरमाइन करने का है, टू माय माइंड, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को अंडरमाइन। मास्टरमाइंड ये एक केवल आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, कहीं ना कहीं आईएसआई और चाइनीज इंटेलिजेंसी। अगर आईएसआई इसका मास्टरमाइंड है जनरल जैनी, तो मेरे मन में ये सवाल उठता है कि एक तरफ आईएसआई तालिबान को वहां की सत्ता पे काबिज कर रहा है, आईएसआई के समर्थन के बगैर संभव नहीं था, दूसरी तरफ इस तरह के हमले छोटे छोटे भी मास्टरमाइंड पाकिस्तान है, तो मतलब फिर आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? शीतल जी, देखिए, हम क्यों आईएसआई, खुरासान और तालिबान को अलग अलग नजरों से देखते हैं, आपसे मैं जवाब लूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज काबुल ब्लास्ट पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, और इसमें यह कि साजिश में पाक आईसिस के 2 बड़े चेहरे शामिल। देखिए, अभी हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे, अमीर मावलावी फारूकी का काबुल ब्लास्ट में हाथ है, ये सूत्र बता रहे। शांति प्रक्रिया के तहत पाकिस्तानी जेल से छूटा था ये आतंकी। अब्दुल्ला फारूकी दूसरा गुरुद्वारा हमले में भी शामिल था। तो काबुल हमले में पाक आईसिस के से जुड़े 2 खूंखार आतंकियों का हाथ सूत्र बता रहे हैं। यही अभी हम चर्चा कर रहे थे कि भाई ये मास्टरमाइंड जो है ये पाकिस्तान ही तो नहीं, क्या ये चाबी इस हमले की, रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तानी आईसिस से जुड़े 2 आतंकियों की इसमें भूमिका की खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। संजीव, वही बात हम कर रहे थे कि रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में है, मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा हुआ है।
जहाँ देखिए ये भारतीय एजेंसीज की तरफ से आई हैं कि ये जो घटना घटी है इसमें कौन हो सकते हैं, क्या ISIS खुरासन का नाम लगा करके कहीं किसी बड़े आदमी को शील्ड तो नहीं किया जा सकता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मामला भी है फारूकी, इसने ISIS की कमान संभाल ली है, इस बात की भी संभावना है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल अब तो ये है कि जब जानता था तालिबान के ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि उसके मंशा पर कहीं ना कहीं वो कुठाराघात कर सकते हैं, तो फिर इन लोगों को उसने जेल से छुड़वाया क्यों? वो जो 5000 लोग तालिबान ने छोड़े अभी पिछले 1 महीने के भीतर, उसी में से ISIS खुरासन के लोग थे, खासतौर पर जो बागराम में बंद थे, और नांगरहार में खुद उन्होंने उनको ख़त्म किया था, और फिर जो जेल में बंद किए थे उनको छोड़ दिया गया। और छोड़ करके ये घटना जो है ऐसा लगता है कि उसी ग्रुप ने करवाया है अगर ISIS खुरासन ने और उसके नए चीफ ने, तो फिर क्या वजह थी कि तालिबान ने उन्हें छोड़ा था? ये बात तो अपने आप में समझ नहीं आती। हम शुरू से ही JK त्रिपाठी ये बात कर रहे हैं कि ये सब हैंड इन ग्लव हैं, मिले हुए हैं। ये जलेबी जो बन रही है ना, ये इसके पीछे पूरी तरह से पाकिस्तान का हाथ है। और यही बात अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी कही कि तालिबान पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। देखिए, मैं फिर से कहूंगा शीतल की तालिबान और ISIS खुरासान को एक करके मत देखिए, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और ISIS खुरासान जो है तालिबान से लड़ाकों को बहलाकर अपनी ओर कर रहा है, ये कहके कि तालिबान जो है वो इस्लाम का कट्टर प्योर इस्लाम का समर्थक नहीं रह गया है। तो इसको अलग अलग, हाँ ये है पाकिस्तान का इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने ISIS खुरासान को बढ़ाया था और उसका एकमात्र इरादा ये था कि दक्षिण एशिया में इंडिया समेत, इंडिया मालदीव समेत दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में आतंकी गतिविधियां बढ़ाई जाएं ISIS को आगे करके। और ISIS खुरासान ने पिछले साल 4 महीनों में, जनवरी से अप्रैल के बीच में 4 महीनों में यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस प्रोग्राम की जो है उसमें 77 हमले किए थे खाली अफगानिस्तान में। तो ये कहना कि ये जलेबी हो रही है या दोनों का मिली जुली है, ये चीज हमें सेपरेट करके देखनी चाहिए, क्योंकि सेपरेट है। अगर ISIS को नहीं, लेकिन इसके पीछे का दिमाग तो पाकिस्तान का ही है ना, तालिबान खान जिन्हें कहते हैं, इमरान खान और उनके आका ISI। पाकिस्तान का हो सकता है, ज्यादातर संभावना यही है, लेकिन आप अभी ये भी कंफर्म नहीं कर सकते कि पाकिस्तान का ही हाथ है। हम ये संभावना ज्यादातर उंगली उसी ओर उठ रही नहीं, है। अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें पाकिस्तानी ISIS से जुड़े 2 खुखार आतंकियों के नाम आ रहे हैं कि वो इस साजिश में शामिल है, जनरल विशंबर दयाल। जहां तक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं मानता हूं त्रिपाठी साहब से कि भाई सहमत हूं कि सेपरेट है, लेकिन इतना कुछ सेपरेट नहीं है। ऐसी वॉरफेयर में इतना सेपरेटिज्म, इतना क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं है, बिकॉज कंप्लीट कंट्रोल किसी का भी नहीं है, इनके अंदर धड़े हैं। और इसी तरह से वरना पूरे के पूरे 5000 प्रिजनर जेल से क्यों छोड़े गए? तो कहीं ना कहीं शुरू से ही, वेरी बिगिनिंग से एक सोची समझी साजिश है कि जो एग्रीमेंट है तालिबान का और अमेरिका का, उसको डीरेल किया जाए, तालिबान और अमेरिकन के बीच में डिफरेंसेस किए जाएं, कहीं से कहीं तालिबान का भी कंप्लीट कंट्रोल नहीं होने दिया जाए अफगानिस्तान पे, और जितना फ्लेयर कर सकते हो सिचुएशन को, ताकि बिल्कुल, यानी अफगानिस्तान के हालात बद से बदतर होने जा रहे हैं आने वाले समय में। ये सबसे यही सामने निकल कर आता है। मैं काबुल चलूंगी एक बार फिर इस्माइल रोशन के पास। इस्माइल, पिछले 20 साल अफगानिस्तान ने तरक्की का दौर देखा। अफगानिस्तान में सड़कें बनी, हाईवेज बने, स्कूलों में लड़कियां बच्चियां पढ़ने जाती थी। अफगानिस्तान में तरक्की हुई, विकास हुआ पिछले 20 साल में। आज जो अब हालात बन रहे हैं, आपको, काबुल निवासी आप हैं, अफगानिस्तान के रहने वाले आप हैं, आपको दुख होता है, अफसोस होता है कि आपका मुल्क अब किस तरफ चला गया फिर से? नहीं, ये तो एक इनकलाबी हालात है। ऐसे हालात में ये हादसात होते जा रहे हैं। लोग यही समझते हैं कि हम बुरे हालात की तरफ या एक बहुत बुरा फ्यूचर हमारा इंतजार में है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये 31 अगस्त के बाद फॉरेन फोर्सेस अफगानिस्तान छोड़ जाए और तालिबान का कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल इस देश पर आ जाए,
तो मैं समझता हूँ और इंटरनेशनल कम्युनिटी अफगानिस्तान को अकेला ना छोड़े, यहाँ के लोगों के साथ और जो भी गवर्नमेंट बने हो उनके साथ अपने इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह से सहयोग करे? आम अफगानी क्या सोच है, वो क्या चाहता है? ये अभी तक तो ऐसा है कि कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है हुकूमत से या फिर आने वाले दिनों से, क्योंकि सब कुछ एक तारीकी में और अंधेरे में है। तालिबान भी चुप है, अगरचे उन्होंने अफगानिस्तान के सारे सूबों पर सिवाय पंजशीर की कंट्रोल में अपने कंट्रोल में ले चुके हैं, लेकिन लोग डर में है और वो ये सोच रहे हैं कि शायद तालिबान की गवर्नमेंट वैसी हो जैसी 20 साल पहले 2000 के से पहले यहाँ हुकूमत कर रहे थे। लेकिन जितने हम स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, तालिबान के जो लीडर्स है वो आम लोगों को अश्योर कर रहे हैं कि वो बदल चुके हैं, वो लड़कियों की तालीम की और एजुकेशन की इजाज़त दे रहे हैं, काम की इजाज़त दे रहे हैं, उनकी सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त दे रहे हैं। और यहाँ पिछली हुकूमत की जो ऑफिशियल्स थे उसके साथ उठना हो रहा है, उनको भी। लेकिन इस्माइल, मैं ये जानना चाहती हूँ और यकीनी तौर पर सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि आप काबुल में बैठे हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काबुल में रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चल रही है इन दिनों? क्या हो रहा है? रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चल रही है इन दिनों? हाँ, रोज बरोज बेहतर होती जा रही है, लेकिन बात यह है कि यहाँ बिजनेस स्ट्रीट की बिल्कुल ऐसे स्टॉप हो चुकी है। तो इसी वजह से लोग जो पैसा लोगों के साथ थे वो उन्होंने रखी हुई है अपने पास, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की काम नहीं होती, तो इसी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स कल आप मुझे बता रहे थे, कल आप हमें बता रहे थे कि बिजली नहीं है, बिजली भी नहीं की भी समस्या हो गई है बहुत ज्यादा काबुल में, लोगों को खाने का सामान बहुत महंगा मिल रहा है, महंगाई बढ़ गई है और बिजली जो अफगानिस्तान से, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से आ रही है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है। पता नहीं कि उज़्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान ने खुद वो उसकी शॉर्टेज वहां से आ रही है या फिर यहाँ ये लोग मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन बिजली के हालात भी अच्छे नहीं है, कभी होती है कभी नहीं, सब शॉर्ट। क्या स्कूल और कॉलेज खुले हैं? क्या लड़कियां बच्चियां स्कूल पढ़ने जा पा रही हैं? हाँ, बिल्कुल स्कूल जो मैं पहले भी शायद आपको बता चुका हूं कि अफगानिस्तान की 2 सीजन एजुकेशन सिस्टम है, एक सर्दियों की जगह में है और एक गर्मियों की जगह में है। जहां पर अभी स्कूल खुले हैं वहां जा रहे हैं, लड़कियां भी जा रहे हैं और लड़के भी जा रहे हैं। और ये जो यूनिवर्सिटीज है उनकी तो पहले से कोरोना वायरस की वजह से कोई उन्होंने छुट्टी पर रखी हुई थी, तो अभी फॉर्मली उसकी अनाउंस नहीं हो चुकी है फिर से शुरू होनी। क्या महिलाएं घरों से बाहर, क्या महिलाएं औरतें जो हैं वो घरों से बाहर निकल पा रही हैं जैसे पहले निकला करती थी काबुल की सड़कों पर? कोई उस पर कोई बैन नहीं लगाई गई है, किसी को नहीं बताया गया कि आप घरों से ना निकले। लेकिन जो बदलते हालात के तनाजुर में हम देखते हैं तो पहले, इससे पहले जो महिलाएं थे वो जा रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, एनजीओज थे उसमें काम कर रहे थे, मीडिया के सेक्टर में बहुत से एक्टिव थे वो काम कर रहे थे। अब काम नहीं है, वो जो डिपार्टमेंट्स थे वो सारे बंद हो चुके हैं। तालिबान ने फॉर्मली अनाउंस नहीं किया कि वो खुल जाए और लड़कियां भी आ जाए काम करने के लिए। महिलाएं अभी घरों में ही सीमित हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाई। निकल तो पा रही हैं, लेकिन उसकी निकलने की मैं ये बताना चाहता हूं कि उसकी निकलने की कोई वजह नहीं है। अब अगर फिर से वही हालात आ जाए कि दफ्तरें खुल जाए, ऑफिस खुल जाए, बिजनेस सेंटर खुल जाए और जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो नॉर्मली पेश किया जाए तो वो जरूर निकल आएंगे। देखना होगा अफगानिस्तान में दिन प्रतिदिन, मिनट मिनट पर हालात बदल रहे हैं। क्या होगा आने वाले दिनों में? 31 अगस्त के बाद होगा। पूरी दुनिया की इस पर नजर है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, वो इस पर इमरजेंसी बैठक करने जा रही है सोमवार को। तमाम मुल्क जो इसके सदस्य हैं वो इस पर इमरजेंसी बैठक करेंगे। अफगानिस्तान पर मंत्रणा होगी कि क्या पूरी तरह से जो पश्चिमी ताकतें हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, वो अफगानिस्तान को इस हालात में से ही छोड़ देगा बेसहारा, या कल के हमलों के बाद कुछ
नई नीति बनेगी इसके बाबत ये देखना होगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।